हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं डाउरी डेथ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस जजमेंट के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाउरी डेथ पे क्या कहा है और क्या वो सारी स्टोरी थी, क्या सारे फैक्ट थे, वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो आखिर आईपीसी का सेक्शन 304 जो है 304B, ये कब एप्लीकेबल होता है और क्या इसके प्रावधान है, क्या इसकी लीगल रीजनिंग है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। साथ ही इस केस को भी समझेंगे, जो आखिर इस केस में क्या कहा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया, वो भी सारी बातें आज समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि वो सारी बातें आपको समझ में आए, आप उसके बारे में जान पाओ और समझ पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली चीज तो ये आपका केस फाइल हुआ था, जो केस है वो आपका बब्बू खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये मामला है, जिसमें कि क्रिमिनल अपील फाइल किया गया 2016 के अंदर और जजमेंट डिलीवर हुआ है अभी 27 नवंबर 2025 को। ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके कभी लाइफ में इस केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कभी भी सर्च करके इस वीडियो के थ्रू भी आप इसे देख सकते हो। आपको केस नंबर मिल जाएगा, साथ ही आपको जजमेंट कब डिलीवर किया गया ये भी मिल जाएगा। अगर आप इसका कॉपी चाहिए आपको जजमेंट का, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप ले सकते हो। मेरे कुछ जो एडवोकेट मित्र हैं उनके लिए भी, और साथ ही जो इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने ये रेफरेंस डाला हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? द डिकेज्ड वाज वाइफ ऑफ द अपेलेंट बब्बू खान, ठीक है, इनके वाइफ का। और इसके बाद एट द पोस्ट चाइल्ड बर्थ रिचुअल कॉल्ड चौचक, अ कस्टमरी सेरेमनी आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, it was alleged that demand was made by the accused person कौन? बब्बू खान, for gold and ornaments, gold ring and gold chain। देखिए पूरा मामला क्या है, इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। इसमें जो बब्बू खान की वाइफ हैं, इन दोनों की मैरिज होती है और मैरिज के बाद जो है एक बच्चा हुआ, और बच्चे के होने के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं, उस रिचुअल्स के अंदर जो है वो बब्बू खान के द्वारा अपने ससुराल वालों से, जो इन लॉज फैमिली है, उनसे डिमांड किया जाता है गोल्ड चेन एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये डिमांड किया जाता है। और बाद में जाकर के वहां पे डेथ हो जाता है और ये कहा जाता है कि क्योंकि डिमांड जो है वो पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण जो है ये क्रूएलिटी हुआ है और इसके बाद जो है वो जान से मार दिया गया। जिसके कारण इस पे जो सेक्शन लगा वो सेक्शन लगा आपका सेक्शन 304B आईपीसी का, और जो कि डाउरी डेथ से रिलेटेड है, और 498 जो कि आपका क्रूएलिटी से रिलेटेड है। ये दो सेक्शन जो है इसमें लगाया गया। तो अब यहां पे बात ये उठती है, जो क्या मैरिज के टाइम में ही अगर डिमांड किया जाए वही डॉरी माना जाएगा, वही दहेज माना जाएगा, या फिर किसी भी रिचुअल्स में, किसी भी कस्टमरी रिचुअल्स में अगर डिमांड किया जाता है तो वो भी डॉरी माना जाएगा। इस पे हम आज ध्यान रखेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना था, यही बात हम समझेंगे। लेकिन इससे समझने से पहले हमें जानने की जरूरत यह है, जो आखिर सेक्शन 304B आईपीसी ये होता क्या है, मतलब डॉरी डेथ जो है वो कैसे पॉसिबल है और ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होता है। साथ ही 498A आईपीसी जो कि क्रूएलिटी का पार्ट है, जो कि काफी फेमस भी है, क्योंकि कभी भी फैमिली डिस्प्यूट में 498A का प्रोविजन जो है वो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। और इस पे अभी रिसेंटली जजमेंट भी आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो वो भी मैंने एक वीडियो के अंदर काफी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये दो सेक्शन इसमें लगाए गए, तो इन दो सेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहले सेक्शन 304B आईपीसी या फिर सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस, क्योंकि ये जो केस है वो आपका 2016 का है, तो इसीलिए हम इसमें आईपीसी से भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपके रेफरेंस के लिए इसमें सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस जो है वो भी यूज कर रहा हूं, ताकि आपको भी ये याद रहे और आप भी इसका रेफरेंस यूज कर पाए, क्योंकि अब ये सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस हो गया है। अब डाउरी डेथ के बारे में इसमें कहा गया है, जो सेक्शन 304B आईपीसी डील्स विद केसेस वेयर अ मैरिड वुमन dies due to burn, bodily injured or under the abnormal circumstances within a 7 year of her marriage, and it is shown that soon before her death
she was subjected to cruelty or harassment by her husband or his relative in connection with a dowry demand. अब देखिए यहां पे बात जो है ये कहा गया है जो अगर शादी के 7 साल के अंदर विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज अगर कोई भी बर्न होता है या बॉडली इंजर्ड या कोई एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस से उनका देहांत हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा ये जो है वो सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी और हरासमेंट है बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव, ये चीज जो है आपका वो डॉरी डेथ माना जाएगा। अब एसेंशियल इसमें क्या है इंग्रेडिएंट्स वो समझ लेते हैं। विमेन्स डेथ इज अननेचुरल, अननेचुरल डेथ होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि बर्न्स, इंजरी या सुसाइड एक्सेट्रा की चीजें आ रही हो, ये दिखना चाहिए। ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होता है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। कब होगा? जब वुमेन्स का डेथ जो है वो अननेचुरल है, इसमें जैसे कि बर्न्स, इंजरी या सुसाइड के रीजंस आ रहे हैं या एक्सेट्रा। फिर डेथ ऑक्योर विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, अगर 8 साल में होता है तो नहीं माना जाएगा। यहां पे दिया गया प्रोविजन में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो विद इन 7 ईयर अगर कोई अननेचुरल डेथ हो रहा है तो ही ये डॉरी डेथ में माना जाएगा और ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। She was subjected to cruelty और harassment, ये ऐसा कोई इंसिडेंट लगना चाहिए जिसमें कि ये पता चले जो कोई क्रुएलिटी या कोई हरासमेंट हो रहा है उसके हस्बैंड के द्वारा या उसके फैमिली मेंबर के द्वारा, हस्बैंड के फैमिली मेंबर के द्वारा। Such cruelty was for or in connection with a dowry demand, और ये जो क्रुएलिटी है ये कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए जिससे कि ये लगे जो कोई डॉरी डिमांड किया गया जिसके अकॉर्डिंग ही ये डेथ हुआ है। ठीक, क्रुएलिटी ऑक्योर्ड सून बिफोर हर डेथ, जो भी क्रुएलिटी हुआ है वो डेथ से कुछ ही दिन पहले, कुछ ही समय पहले की कहानी हो जिसमें कि ये पता चले जो कुछ डॉरी डिमांड किया गया या कोई हरासमेंट किया गया जिसके कारण ये अननेचुरल डेथ हुआ है और जो कि पीरियड आपका विद इन 7 ईयर होना चाहिए। तो ये पूरा स्टोरी है आपका सेक्शन 304B का जो कि आईपीसी और सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस, जिसमें कि अगर कोई भी शादीशुदा फैमिली के अंदर अगर विद इन 7 ईयर किसी वुमेन का डेथ होता है किसी डॉरी डिमांड के लिए या कोई अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाता है और कुछ ही समय पहले ये लगता है हमें जो उसमें किसी ना किसी तरीके से डिमांड किया गया था डॉरी का, तो वो जो पूरा सिनेरियो है वो आपका सेक्शन 304B आईपीसी क्रिएट करता है जो कि आपका डॉरी डेथ में कंसीडर किया जाएगा और ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा। तो ये हमने समझ लिया थोड़ा। इसमें जो पनिशमेंट है आपका वो मिनिमम 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, जो कि अब बीएनएस के अंदर बढ़ चुका है। तो ये चीज आपका आ गया। अब सेक्शन 498A आईपीसी, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव एक्सप्लेनेशन, सेक्शन 498 आईपीसी। देखिए ये हमेशा एप्लीकेबल है, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, इसमें 7 ईयर का कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन सेक्शन 304B के अंदर 7 ईयर का टाइमलाइन था जो विद इन 7 ईयर अगर होता है तो ये सेक्शन लगेगा। अब punishes with the husband and his relative if they subject a married woman to cruelty even in no death occur। देखिए अब यहां पे ये जो सेक्शन 498 है अगर डेथ नहीं भी हो फिर भी इसे कंसीडर किया जाएगा और इसमें पनिशमेंट दिया जाएगा किसे? हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव। अगर किसी भी तरीके से महिला के ऊपर जो है वो हरासमेंट किया जा रहा है महिला को या किसी तरह से क्रुएलिटी का कोई इंसिडेंट हो रहा है तो ऐसे इंसिडेंट के अंदर जो है वो ये सेक्शन कंसीडर किया जाएगा। अब मीनिंग ऑफ क्रुएलिटी ये समझना बहुत जरूरी है। जो क्रुएलिटी इंक्लूड्स क्या होंगे? willful conduct like to drive the women to suicide or cause grave mental or physical injury। अगर किसी भी तरीके से ऐसा कोई कंडक्ट किया जाता है जिसके अंदर महिला जो है वो सुसाइड करने लगे या फिर कोई मेंटल पीस जो है उसका खत्म हो रहा है या फिजिकल इंजरी है किसी तरीके से, तो ये क्रुएलिटी का पार्ट माना जाएगा, ये क्रुएलिटी में कवर होगा। हरासमेंट टू फोर्स हर और हर फैमिली टू मीट अनलॉफुल डिमांड्स फॉर प्रॉपर्टी, मनी या वैल्यूएबल्स।
अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉपर्टी डिमांड्स किया जा रहा है या फिर मनी या कोई वैल्यूएबल आइटम डिमांड किया जा रहा है तो ये भी क्रुएलिटी में कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 304B, डेथ इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 498A। अब इन दोनों में डिफरेंस यही था, जो सेक्शन 304B के अंदर जो है आपका डेथ का रिक्वायरमेंट था, लेकिन सेक्शन 498 में डेथ से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी तरह का क्रुएलिटी भी है, कोई हैरासमेंट भी है, तो उसके अंदर आपका केस चल सकता है और यहां पे कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है हस्बैंड और उनके रिलेटिव के लिए। पनिशमेंट क्या होगा इसमें? इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर, फाइन में बी ऑल्सो इम्पोज। ये आपका पूरा स्टोरी था दोनों सेक्शनों का। जो इस पे 2 सेक्शन लगे हैं, ये जो केस है इसके अंदर 2 सेक्शन लगे थे। अब हम स्टोरी समझ लेते हैं, जो आखिर इसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी क्या था। जिसमें बब्बू खान जो कि एक्यूज पर्सन है, उनके साथ खातून जो कि विक्टिम है, उनका मैरिज होता है कब? नवंबर 1986 के अंदर, जो कि अब ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इसका जो है वो लास्ट होता है। ये एक मैरिज सेरेमनी थी जिसका जो लास्ट हुआ वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग हुआ। अब क्या सब सारी बातें हुई इसमें? द बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड द चौचक सेरेमनी जो हुआ वो आपका मई 1988 में हुआ। 2 साल के बाद ही एक बच्चा होता है जो कि मेल चाइल्ड एक बच्चा हुआ, जिसके अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम कस्टम्स के अकॉर्डिंग ये पार्ट जो है वो होता है, जिसमें कि चौचक जो एक परफॉर्म किया जाता है आपका। कि किसी भी बच्चा, जैसे कि नॉर्मली कई सारे कस्टमरीज जो हैं फॉलो किए जाते हैं इंडिया के अंदर, और बच्चे के बर्थ के बाद जो है वो एक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कई सारे तोहफे जो हैं वो उसके ननिहाल से आता है। तो यहां भी ऐसा ही कुछ कस्टमरी रहा जिसका नाम था चौचक, और इसमें ननिहाल की तरफ से, बच्चे के ननिहाल की तरफ से जो है वो कुछ सामान आता, कुछ गिफ्ट्स आते। तो उसी के अंदर जो है इसी चौचक सेरेमनी में जो है वह एक्यूज पर्सन के द्वारा डिमांड रखा जाता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स का, और ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स का डिमांड ही यहां पे डॉरी माना गया है। तो इसी पे एक्सप्लेनेशन अभी हम आगे समझेंगे जो क्या दिया गया है। और ये जो इसके बाद हुआ क्या, जब ये डिमांड किया गया, उस डिमांड के बाद 24 नवंबर 1988, मतलब सिर्फ और सिर्फ, देखिए इसमें डेट्स मैंने इसलिए लिखे है ताकि आप इस बात को समझ पाएं और इसे रिलेट कर पाएं थोड़ा सा। मई 1988 मई के महीने में बच्चा होता है, उनका बर्थ होगा, और उसके बाद 24 नवंबर 1988 को ही डिकेस्ड एंड हर इन्फेंट सन वर फाउंड डेथ इन अ वेल। अब ये पाया जाता है, जिसके बाद जो डिकेस्ड के फादर हैं वो पहुंचते हैं। इस इंसिडेंट जब भी हो गया उसके बाद इस बेसिस पे क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, एज इट वाज alleged that the deceased had been subjected to harassment and torture linked to the demand of property and valuable thing in death। अब इसी बेसिस पे, क्योंकि मई 1988 में डिमांड किया गया, जब बच्चे के बर्थ होने के बाद जो चौचक सेरेमनी था उसके अंदर डिमांड किया गया, और नवंबर होते होते डिकेस्ड और उनके बच्चे का दोनों का देहांत हो जाता है। और इसी बेसिस पे यहाँ पे एफआईआर जो है रजिस्टर किया जाता है 25 नवंबर 1988 को, किसके द्वारा? फादर ऑफ द डिकेस्ड लॉज एन एफआईआर alleging that the daughter had harassed and tortured over the unfulfilled demand and gold ring and gold chain during the Chauchak ceremony, and consequences the police registered a case and later filed a charge sheet against the Babbu Khan under section 304B जो कि डॉरी डेथ एंड 498A क्रुएलिटी इंडियन पेनल कोड। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो 304B कब एप्लीकेबल होगा? जब कुछ डिमांड किया जाएगा और डिमांड कुछ वैल्यूएबल आइटम का, और ये लगे जो ये इंसिडेंट कुछ ही दिन पहले हुआ था, और इंसिडेंट होने से कुछ ही दिन के बाद जो है क्योंकि हरासमेंट और क्रुएलिटी हुआ जिसके कारण उनका देहांत हो गया। तो ये जो सेक्शन है 304B वो विद इन 7 ईयर एप्लीकेबल होता है, विद इन 7 ईयर आपका एप्लीकेबल होता है। तो इसमें भी आपका विद इन 7 ईयर ही हुआ है और डिमांड किया गया, उसके बाद ये डेथ हुआ।
तो इसे ही कंसीडर करते हुए यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर किया जाता है और एफआईआर रजिस्टर करके सेक्शन 304 बी डॉरी डेथ और 498 ए क्रुएलिटी दोनों भी सेक्शन इसमें लगाए जाते हैं। जब ट्रायल कोर्ट के द्वारा इसमें प्रोसीडिंग होता है तो इस कोर्ट के अंदर जो है सेक्शन अंडर सेक्शन 304 बी आईपीसी सेंटेंस इसमें सुनाया जाता है 7 ईयर का रिग्रेस इंप्रिजमेंट फॉर डॉरी डेथ। साथ ही सेक्शन 498 ए आईपीसी के अंदर सेंटेंस दिया था 1 ईयर रिग्रेस इंप्रिजमेंट फॉर क्रुएलिटी। इन दोनों सेक्शन के अंदर जो है यहां पे सेंटेंस दिया जाता है और इसी को चैलेंज करते हुए जो एक्यूज पर्सन है वो पहुंचते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, वहां पे अपील फाइल करते हैं और इस अपील के अंदर जो है वो सेशन कोर्ट कन्विक्शन को ही राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर जो है वो इसे अपहेल्ड कर देते हैं, बोथ कन्विक्शन एंड सेंटेंस को अंडर सेक्शन 304 बी और सेक्शन 498 ए आईपीसी। मतलब ट्रायल कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया उसी जजमेंट के ऊपर जो है आपका हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया उसी सेम जजमेंट को और उन्हें जो भी सेंटेंस दिया गया था उसी को एप्लीकेबल कर दिया। इसके बाद इनके पास जो भी एक्यूज्ड हैं उनके पास कोई चारा नहीं रहा, अब वो पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और यहां पे एसएलपी फाइल करते हैं। कब? 2016 के अंदर। ठीक है। डिससेटिस्फाइड विथ द हाई कोर्ट जजमेंट, बाबू खान फाइल्ड अ स्पेशल लीव पिटिशन, एसएलपी फाइल किया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चैलेंजिंग द कन्विक्शन अंडर द सेक्शन 304 बी आईपीसी and its later extend the conviction under section 498 A IPC. The case was registered before the Supreme Court as the criminal appeal number ये। ठीक है। अब यहां पे बात ये पहुंचती है, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कन्विक्शन दिया गया वो सेक्शन 304 बी आईपीसी के अंदर ही दिया गया, क्योंकि सेक्शन 498 ए में 1 ईयर का ही रिग्रेस इंप्रिजमेंट था। तो अब यहां पे बात आ गया जो उस पे अब चीजें चली, Honorable Supreme Court judgment क्या रहा? After a year of pendency, the Supreme Court finally delivered its judgment. The bench, led by Justice V.V. Nagarathan and R. Mahadevan, considered among other issues whether the LS demand for gold at the Chauchuk ceremony qualified as a dowry demand under Section 304 IPC. ये जो पूरा मामला है ये क्यों पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक? तो इसमें ये कहा गया जो क्या किसी भी सेरेमनी में, किसी भी ऐसे सेरेमनी में या किसी भी कस्टमरी में अगर कोई डिमांड किया जाता है, अगर कुछ डिमांड किया जाता है तो क्या उसे भी डॉरी माना जाएगा? ये बात यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हेल्ड किया गया, तो कन्विक्शन अंडर सेक्शन 304 बी इसको क्वेश्चन कर दिया गया। The court concluded that the demand for gold at the post-childbirth ceremony, a chauchak, cannot be equated with the dowry demand in connection with the marriage as required under section 304B. यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया जो इस तरह के सेरेमनी में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे और भी जजमेंट हैं जो कि इससे प्रीवियस आ चुके हैं, जो अगर किसी सेरेमनी के अंदर अगर कोई डिमांड किया जाता है जो कि मैरिज से रिलेटेड नहीं है, जो कि मैरिज के बाद डिमांड नहीं किया गया है या मैरिज के लिए कुछ कह करके डिमांड नहीं किया गया है, तो उसे हम डॉरी नहीं मान सकते। और ये कहते हुए इस सेक्शन को यहां पे क्वेश्चन कर दिया गया। लेकिन क्योंकि ये कन्विक्शन क्रुएलिटी का पार्ट है, कन्विक्शन अंडर सेक्शन 498 सस्टेन इसको रखा गया और एविडेंस क्रुएलिटी वाज फाउंड सफिशिएंट अपहोल्ड द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 498 आईपीसी। क्योंकि यहां पे क्रुएलिटी हुआ है इसलिए सेक्शन 498 ए आईपीसी को यहां पे सस्टेन किया गया और जो बब्बू खान है उन्हें इसके लिए कन्विक्ट किया गया। ये पूरा मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट के अंदर दिया गया। किसी भी कस्टमरी सेरेमनी के अंदर अगर कोई डिमांड किया जाता है तो उसे डॉरी नहीं माना जाएगा, ये कहते हुए यहां पर सेक्शन 304 को जो है वो क्वेश्चन कर दिया गया। तो ये बात आपके लिए भी है और ये जानकारी आप भी रख सकते हैं, जो किसी मैरिज से रिलेटेड अगर कोई चीज है जो कि मैरिज के बाद डिमांड किया जाए या ये बोल के दिया जाए जो आपके यहां से कोई दहेज नहीं आया, कोई डॉरी नहीं आया और उस बेसिस पे डिमांड किया जाए, तभी वो से हम डॉरी मांग सकते हैं। लेकिन अगर किसी कस्टमरी सेरेमनी के अंदर कुछ डिमांड किया जाता है तो उसे डॉरी नहीं माना जाएगा
और इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 304B जो आईपीसी के अंदर था, सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस है, उसे यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया गया है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन रहा इस केस से रिलेटेड। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।